नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मीडिया के सामाजिक सरोकार चौपाल समाचार का है आधार। नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के बखरी में, जहां पर आज हमारे साथ मौजूद हैं आम जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार जी, जिनसे हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि इनके आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति है, जिससे कि ये आगे विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी देंगे। इन्हें जो अभी जानकारी मिल रही है उसमें ये मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी रखने का योजना बना रहे हैं और लोगों को ये मांग भी नजर आ रही है। सबसे पहले सुरेश जी, आपका स्वागत है हमारे चौपाल समाचार के कार्यक्रम में। मैं भी अपनी तरफ से और राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी की तरफ से चौपाल समाचार को और चौपाल समाचार के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद आपका। अभी हम अपने दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि ये जो खोज खबर कार्यक्रम है ये अगले 10 से 15 मिनट तक का होगा, जिसमें हम इनके द्वारा वो सब बातों को जानेंगे जो आगे विधानसभा चुनाव में ये लोगों के बीच रखने वाले हैं। तो आप बने रहिए, देखें, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ जानकारी देनी है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित भी करेंगे। जैसे हम लोग ये स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल जो हमारा है कि अभी कोरोना की महामारी चली है, तो इस कोरोना महामारी में आपके द्वारा या आपके संस्था के द्वारा समाज में क्या सहयोग किया गया है, वो हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। कोरोना की इस महामारी में जो सरकार का दिशा निर्देश था उसका अनुपालन करते हुए, क्योंकि इसमें बाहर नहीं निकलना था, लॉकडाउन का पालन करना था, तो खुद भी पालन मैंने किया और लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया। साथ ही जो हमारी सामाजिक भूमिका थी, राजनीतिक भूमिका थी, जो लोगों को मदद करना था, तो जो यहाँ आसपास के क्षेत्रों में मैंने मास्क का और खाने पीने का सामान का वितरण किया और ये भी ख्याल रखा कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति भूख से परेशान न हो, किसी प्रकार की परेशानी से वह चिंतित नहीं हो, इसका भी मैंने भरपूर ख्याल रखा और आज भी इस ख्याल को रखता हूं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत में ना आए। अभी जो कोरोना की इस महामारी में आपने देखा होगा कि लोगों को खाने की समस्या रही, रोजगार की समस्या रही, तो आपके विचार में अभी जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें यदि आप विधायक के रूप में चुने जाते हैं तो रोजगार को लेकर क्या करने वाले हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं इसी लड़ाई को आगे ले जाना चाहता हूं और हमारी पार्टी गरीबी और बेरोजगारी पर ही फोकस करती है। और मैंने देखा है, अनुभव किया है कि सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव के कारण ही लोग परेशान, लाचार, बेबस परेशान हैं। गरीबी और भुखमरी, बेरोजगारी से लाचार हैं, परेशान हैं। अगर सरकार चाहे तो आज गरीबी और बेरोजगारी खत्म हो सकती है। उसके लिए हमने पिछले 5 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहा हूं और यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सरकार की व्यवस्था में मजबूत ताकत होती है। अगर सरकार आप अच्छा चुनते हैं, अच्छा चुनने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप व्यक्ति आपके लिए अच्छा हो, व्यक्ति वो अच्छा है जो आप चाहते हैं उसको वह पूरा करे। अगर अच्छा व्यक्ति, अच्छा सोच वाला व्यक्ति जो समाज के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, लोगों के प्रति जिम्मेवार हो और जिसमें लोग के प्रति स्नेह हो, जो लोगों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझे, उसके लिए प्रयास करे, वैसे व्यक्ति को हमें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। तभी जो लोगों की चिंताएं हैं, लोगों के सपने हैं, वो पूरा हो सकते हैं। सरकार के पास पूरा संसाधन मौजूद है, संसाधन की कोई कमी नहीं है। हमें परेशान करने की नियत से ही वह कोई काम नहीं कर लेता हुआ डरा हुआ व्यक्ति उस कुर्सी पर जाता है जो हमेशा
डराने का काम करता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम जनता को सारे सब मजबूत हो जाएगा, जब उसके सारा काम हो जाएगा फिर हमारे पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है और नहीं क्या करना है। अगर उसका दृष्टिकोण सकारात्मक हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, तो कोई भी प्रदेश का नागरिक बेरोजगार बेकार नहीं हो सकता है। किसी को भी बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। बिहार जो है आत्मनिर्भर बन सकता है, क्योंकि सारा काम जनता करता है। बिना जनता का किसी देश का, किसी गांव का, किसी समाज का, किसी जिले का कोई अस्तित्व नहीं है। सारे संसाधन बेकार हो जाएंगे जब जनता ही काम नहीं करेगा, जनता ही नहीं रहेगा। इसलिए जनता सबसे महत्वपूर्ण कारक है किसी विकास में। आज हमें बार बार डराया धमकाया जाता है कि जनसंख्या विस्फोट के कारण से बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। भैया, आज से लगभग आज़ादी का 70 साल हो गए। उस समय हमारे देश की आबादी जितनी थी और जो बेरोजगारी थी उसके अनुपात में आज गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। उसके बावजूद भी हम पहले से बेहतर बने हैं। क्या कारण है? उसके पीछे एक ही कारण है कि जो हमारा सामाजिक और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है, लोगों को मजबूर होकर हमारा काम करना पड़ा है, जिसके कारण से समाज में परिवर्तन आया है। तो अगर जनता जागरूक बनेगी और नेताओं को काम के लिए मजबूर कर देगी कानूनी रूप से, और ऐसा कानून संसद में पारित होनी चाहिए कि जो नेता बोलता है अगर उसके अनुसार से वह काम नहीं करता है तो उस नेता को, उस विधायक को, उस सांसद को बैकअप होना चाहिए, त्याग पत्र देना चाहिए। अगर त्याग पत्र वह नहीं देता है तो उसे जेल भेजने का काम देश का कानून करे, तभी देश में सुधार होगा। और वैसे नेता जन्म ही नहीं लेंगे जो देश को परेशान करने का और लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। आज यह हालात हो गया है कि नेता बनने की होड़ मची हुई है। क्या इसका पीछे एक ही कारण है कि नेता को काम करना नहीं है, केवल नेता को लूटने का काम है और राजनीति को लूट का अड्डा समझ बैठा है। इस व्यवस्था को बदलना होगा, इस सोच को बदलना होगा, तभी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित होगा और देश खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा। देश का कोई भी नागरिक गरीब, लाचार, बेकार, बेरोजगार नहीं रहेगा। पैसे की कोई कमी नहीं है। जी, मैं बताना चाहता हूं कि मैंने एक नारा दिया था, हर समस्या का है एक उपचार, हर हाथ में एक रोजगार। जब हाथ में होगा रोजगार नहीं उठेगा कोई हथियार। सरकार बनाओ, सरकारी नौकरी पाओ। लोगों को ऊपर की बातें समझ में आ गई कि सबको रोजगार की जरूरत है, पर नीचे की बात समझ में नहीं आई कि सरकार बनाओ, सरकारी नौकरी पाओ। यह कैसे संभव है? लगता है नेता जो है पागल होगा या ऐसे ही वोट के लिए बोल देता होगा। मैंने लोगों को बताने का और समझाने का लाख प्रयास किया और उसमें निरंतर मैं लगा रहा, और आज लोगों को महसूस होने लगा कि निश्चित रूप से सरकार यदि चाहे, नेता यदि चाहे, देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि चाहे, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो, तो कोई भी प्रदेश और देश खुशहाल और बेरोजगार मुक्त बन सकता है। जी, मैं ये जानना चाहूँगा, आपने कहा सारी बात कि रोजगार के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सरकार चाहे तो सब जगह रोजगार पैदा कर सकती है। तो हम ये कहेंगे कि आप चूंकि विधानसभा चुनाव में मीनापुर क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो अभी आपको रोजगार की कौन सी संभावना नजर आ रही है मीनापुर क्षेत्र के लिए, ये मुझे बताएं। मीनापुर क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और कृषि में भी रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। मैं तो कहता हूं कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है कि सरकार उस पर ध्यान दे तो देश का कोई नागरिक बेरोजगार हो ही नहीं सकता है, रह ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा क्षेत्र है और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि कृषि के बिना कोई भी मुल्क चल ही नहीं सकता है।
हम कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन पैसा नहीं खाने की चीज है। हम खाते हैं वह हमारे किसान भाई के जो मेहनत है, जो वह मेहनत करते हैं, जो अन्न उपजाते हैं, उससे देश चलता है और उसी से देशवासी का पेट भरता है। जो पशुपालक भाई भी है, पशुपालक भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह दूध को देश को सेवा देने में एक महत्वपूर्ण कारक है। उसमें वहां भी रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, पर सरकार के कमियों के कारण और सरकार का उस पर ध्यान देने नहीं के कारण उस तरफ से लोगों का रुझान जो है वह काम के प्रति घटता जा रहा है, और पशुपालक हो या किसान के बच्चे उस काम को छोड़कर, परंपरागत काम को छोड़कर, कृषि को छोड़कर नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उनके उपज का जो मूल्य है वह नहीं मिलता है। जो उनके सपने हैं उस पैसे से उनका सपना पूरा नहीं होता है। इसको ध्यान में रखकर और सरकार की व्यवस्था से मैं तो कहता हूं कि एक विधायक की हैसियत से मैं सरकार से सवाल करूंगा, विधानसभा में सवाल उठाऊंगा। अगर इससे भी बड़ा मौका मिला तो मेरे सपने बहुत बड़े हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, कि यदि मुझे मौका मिला तो देश का कोई भी नागरिक, हमारे विधानसभा क्षेत्र का कोई भी नागरिक बेरोजगार नहीं रह सकता। ये मैं भरोसा दिलाता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि मुझे एक मौके की तलाश है, मौके पाकर आपके सपने को पूरा करना चाहता हूं। जी, आपको मैंने पहले भी कई बार सुना है, तो आपके पास कोई ऐसी जानकारी है, योजना जिसके बारे में बताते रहते हैं कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, तो अपने दर्शकों को भी ये जानकारी देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि वो क्या तरीका है जो आप बताना चाहेंगे कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती? ये बताएं। बहुत अच्छा सवाल। मैंने बेरोजगारी और गरीबी दूर करने का बहुत ही मैजिकल फार्मूला इजाद किया हूं, और यह कोई सपना नहीं है, बिल्कुल ही मैथ का, गणित का विषय है। पढ़े लिखे लोगों को आराम से और आम आदमी को भी आराम से समझ में आ जाएगा कि सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों पर और मूल्यवान संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है, और आम जनता का सिर्फ उसी पर अधिकार होता है जहां से वह अधिक परिश्रम करके देश की सेवा कर सके। जैसे कि सोना, चांदी, खनिज पदार्थ, पानी, सभी पर सरकार का अधिकार है, और आम जनता का केवल भूमि पर अधिकार है, जहां वह खेती करके देश को खिलाने का, देश की सेवा करने का काम करता है। दूसरी बात कि हम जो मेहनत करते हैं उसका आधा से अधिक भाग सरकार अपने पास रखती है, और जिसका उपयोग वह अपने काम के लिए, अपनी व्यवस्था चलाने के लिए करती है। तीसरा कि जहां हम कमाते हैं, खर्च करते हैं, वह पैसा खर्च हो जाता है। इसको समझना पड़ेगा कि हम में, हमारे काम में और सरकार के काम में क्या फर्क है। हम लोग समझते हैं कि जैसे हम पैसा खर्च करते हैं वैसे ही पैसा सरकार कमाती है, खर्च करती है, उसका पैसा खर्च हो जाता है। नहीं, दोनों में बहुत का धरती आसमान का अंतर है। जहां हम पैसा कमाते हैं, मतलब आम आदमी, जहां हम पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, वह पैसा खर्च हो जाता है। जब तक पैसा दोबारा नहीं कमाते हैं, हमारे पॉकेट में पैसा, हमारे खाते में पैसा नहीं आता है। वहीं पर सरकार जब पैसा खर्च करती है तो वह पैसा खर्च नहीं होकर बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, एक हाथ से पैसा
सरकार देती है, दूसरे हाथ से ले लेती है। कैसे, इसे और विस्तृत से समझने की जरूरत है। सपोज दैट कि सरकार का जो सरकारी कर्मचारी होता है और दूसरा विकास के लिए, सड़क के लिए या स्कूल पुलिया के लिए या किसी जिले के विकास के लिए, विकास के नाम पर सरकार पैसा खर्च करती है, तो क्या होता है, उस अकाउंट में सरकार पैसा भेज देती है। या जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके वेतन का महीने के लास्ट में सरकार भेजती है। जब तक आप खाते से या योजना से पैसे नहीं निकलते हैं, उस पैसे का मालिक सरकार ही रहता है। मतलब पैसा घटता नहीं है, सरकार के पास पैसा ज्यों के त्यों बना रहता है, केवल आपके नाम से पैसा हो जाता है। मतलब आप उसका यूजर बन जाते हैं, उस पैसा को आप निकाल सकते हैं, पर जब तक पैसा आप नहीं निकालते हैं, पैसा सरकार के पास ही रहता है। नेक्स्ट आइए कि आखिर फिर पैसा जब दिया है विकास के नाम पर या सरकारी कर्मचारी को, अब तो घर चलाने के लिए पैसा निकालेगा, फिर क्या होता है कि जो ही विकास के नाम पर सरकारी विकास के नाम पर पैसा योजना से निकलता है, तो क्या होता है, ईंटा वाला के यहाँ, बालू वाला के यहाँ, सीमेंट वाला के यहाँ मजदूर के पास पैसा जाता है। क्या होता है, ईंटा वाला ईंटा देता है, बालू वाला बालू देता है, सीमेंट वाला सीमेंट देता है, और उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। जो ही वो पैसा उसके अकाउंट में चला जाता है, फिर पैसा वो सरकार के पास पहुंच जाता है। मतलब इस अकाउंट से उस अकाउंट में केवल खाता ट्रांसफर होता है, पैसा जहां से आया वही चला जाता है। ठीक उसी प्रकार सरकारी कर्मचारी के साथ होता है। सरकारी कर्मचारी को महीने का वेतन मिलता है, जो ही वह पैसा अपने खाते से निकालता है, और वह क्योंकि पैसा तो खाने का चीज नहीं है, तो वह उन पैसों से खाने वाला चीज खरीदेंगे, और उसको खरीदने के लिए किसी न किसी आसपास के दुकानदार के पास जाते हैं। जो ही वह पैसा दुकानदार को देते हैं और दुकानदार उसके बदले में, पैसा के बदले में सामान देता है, इन दोनों के बीच में वह दुकानदार जो सामान दिया है वह पैसा अपने खाते में डालता है, पैसा फिर सरकार के पास चला जाता है। पैसा घटता नहीं है, केवल अकाउंट ट्रांसफर होता है, हमारे खाता से दुकानदार के खाता में चला गया, पैसा फिर बैंक के माध्यम से सरकार के पास चला गया। घटता क्या है, वह जो आपने सामान कंज्यूम किया, ईंटा बालू सीमेंट खाने पीने का सामान, और उस घटे हुए सामान की पूर्ति के लिए उत्पादन का जरूरत पड़ता है, प्रोडक्शन का जरूरत पड़ता है, और उस प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए आदमी की जरूरत पड़ती है। और आदमी मतलब रोजगार उत्पन्न होता है, रोजगार की जरूरत पड़ती है। ढांचा देश का ऐसे चलता है। मैं तो कहता हूं कि यह व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था, देश की व्यवस्था इतनी ताकतवर है, इतनी मजबूत है कि जितना आप अपने सगे संबंधियों पर भी विश्वास नहीं करते हैं, उससे ज्यादा हम सब लोग देश की व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। क्योंकि जो पैसा कमाते हैं वह पैसा अपने सगे संबंधी को इसलिए नहीं देते हैं कि वहां पर आपकी गारंटी नहीं है कि जितना मैंने पैसा जमा किया है हमको समय पर मिल जाए, पर देश की व्यवस्था पर अटूट आस्था इसलिए रहता है कि हम अपने कमाई का हिस्सा देश के बैंक में जमा करते हैं, और वहां पर जब चाहे तब जितना पैसा जमा किए रहते हैं वहां से हमको मिल जाता है। यह व्यवस्था इतनी ताकतवर है, इस व्यवस्था में इतनी ताकत है कि देश को किसी प्रकार के अन्य इनकम की जरूरत ही नहीं है। उसको तो केवल अपने देश के नागरिकों के बदौलत देश को आत्मनिर्भर बना सकता है। पैसा जितना खर्च होगा देश उतना सुदृढ़ होगा, उतना मजबूत होगा। पैसा का खजाना जो है, विभिन्न प्रकार के इनकम जो है वह देश के खजाने में जमा होगा। जी, तो अभी जो विधानसभा चुनाव 2020 में होने वाला है, उसमें आप मीनापुर क्षेत्र में किन किन मुद्दों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और यदि आप विधायक बनते हैं तो उसे विधानसभा लेकर जाना चाहेंगे, वो कौन कौन सा मुद्दा होगा, एक बार हमारे दर्शकों को भी बताएं। मीनापुर में सड़क की समस्या है। मीनापुर
कृषि प्रधान क्षेत्र है। मीनापुर में मक्खी पालन का बहुत बड़ा कारोबार होता है। इन तमाम ये रोजगार उत्पन्न करने वाले व्यवस्था है, इसको बाजार देने का उपाय ढूंढना पड़ेगा, ताकि उसका जो कीमत है मक्खी पालक का या कृषि किसानों का जो उपज है उसका सही से उसका मूल्य मिल सके, इसके लिए बाजार की जरूरत है। दूसरा है कि सड़क बढ़िया होगा तो लोगों को आने जाने का बाजार आने का बेहतर विकल्प होगा। पुलिस नक्सलवाद की समस्या से मीनापुर जूझते आया है, अभी भी मीनापुर नक्सलवाद से मुक्त नहीं हुआ है। अगर अच्छी सड़क होगी तो पुलिस को भी नक्सल पर काबू करने में सफलता मिलेगी। साथ ही नक्सल का कारण बेरोजगारी गरीबी होता है। अगर रोजगार उत्पन्न होंगे, बेरोजगारी खत्म होगी, गरीबी खत्म होगी और साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी, तो निश्चित रूप से हम मीनापुर विधानसभा क्षेत्र को अग्रणी भूमिका में आगे लाकर वहां पर हम बेहतर सेवा लोगों को दे सकते हैं, मीनापुर का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। और स्कूल शिक्षा और चिकित्सा मूल आधार है किसी भी क्षेत्र का, तो शिक्षा और चिकित्सा तो लोगों को बिल्कुल ही मुफ्त मिलनी चाहिए। आज क्या है कि निजी क्षेत्रों के आने से लोगों को एक तो अधिक पैसा खर्च करना पड़ रहा है, न चिकित्सा सुविधा बढ़िया से मिल रहा है, न शिक्षा बढ़िया से मिल रहा है। और जो सरकार का खर्च शिक्षा और चिकित्सा पर हो रहा है, उससे जितना लाभ लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जी, तो अभी जो आपका आगे आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें आपकी तैयारी और आपने जो विचार अभी सामने हमारे चौपाल समाचार के दर्शकों के बीच रखा है वो तो सामने आ ही गई है। और हम आखिरी में ये जो आप हमारे दर्शकों को कहना चाहें या जो अपने विधानसभा क्षेत्र और यहाँ देश और राज्य की जनता को कहना चाहें, तो एक संदेश आप बताएं जो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। जी बताएं, क्या कहना चाहें। मैं मीनापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को, भाई बहनों को पहले तो मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामना देता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। और मैं आपका सेवा करना चाहता हूं, सेवक बनना चाहता हूं, भाई बनकर बनना चाहता हूं, बेटा बनकर रहना चाहता हूं। और मैंने ठाना है कि मीनापुर ही नहीं पूरे प्रदेश की गरीबी और बेरोजगारी मिटाना चाहता हूं, आपका साथ चाहता हूं। और यदि आपका साथ मिले तो आप अग्रणी पंक्ति में रहेंगे, अग्रणी भूमिका में रहेंगे। मीनापुर देश के प्रदेश के नक्शे ऊपर रहेगा, यह मैं आश्वासन देता हूं कि आपका सर किसी विधायक के कारण झुकने नहीं दूंगा। सर उठाकर जीने का तमन्ना रखता हूं और अपने तमाम मतदाता भाइयों को भी जो भी उनके सपने हैं पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और आपको सर उठाकर जीने का पूरी उम्मीद मेरी ओर से रहेगा कि आप कहीं भी लड़ सकते हैं और सर उठाकर जी सकते हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। अपने दर्शकों को पुनः कहना चाहेंगे कि ये हैं सुरेश कुमार जी, जिन्होंने अभी अपनी बातें बताई है। और आगे भी हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि यदि कोई सुझाव हो, यदि कोई जानकारी इनसे प्राप्त करनी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें और हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को इनके पास आकर बार बार आकर इनसे जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने समय तक हमारे चौपाल समाचार के कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं। आगे भी इसी तरह के अच्छे अच्छे लोगों से हम जानकारी प्राप्त कर आप तक पहुंचाते रहेंगे।
मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।